हेलो एवरीवन। बेटा, आज हम लोग अपने चैप्टर का दूसरी वीडियो करेंगे, मतलब चैप्टर नंबर 1 जो हमारा बीसीके का चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने इसमें एक टॉपिक करा था कंप्लीट, यानी कि 50% कंप्लीट करा था। आज इसका 50% दूसरा कंप्लीट करेंगे। सीए फाउंडेशन का बीसीके का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। आज टॉपिक्स होंगे। कल हमने बिजनेस के बारे में पढ़ लिया, उसकी फॉर्म्स के बारे में पढ़ लिया कि क्या होते हैं बिजनेस के फीचर्स वगैरह क्या होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ लिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके फीचर्स वगैरह, ये सब बातें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, आज के टॉपिक से आपको बहुत सारे एमसीक्यू वगैरह ड्रॉ होंगे, तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा अच्छे से कि आप क्या डिस्कस करोगे। आज के टॉपिक में होगा फॉर्म्स ऑफ, ध्यान से सुनना, फॉर्म्स ऑफ, एक एक बात रिकॉल करेंगे क्योंकि आज ऑफ है इस चैप्टर का। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अब बिजनेस के बारे में हमें पता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट जनरेट एक्टिविटी होती है। ये सब बातें, क्वालिफिकेशन की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये सब कल डिस्कस हो चुका है, जो टिप मतलब उंगलियों पे आपके होने चाहिए। तो इसके अंदर कुछ पार्ट्स होंगे कि कुछ टाइप्स होंगे। जैसे कि हम पहले टाइप को अगर हम डिस्कस करें तो सिंगल हैंडेड बोलते हैं पहले इसको, क्योंकि एमसीक्यू में काम आएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप, पहला टाइप। पहले आपको सिर्फ सुनना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें बनेंगी। ठीक है, किसी भी टाइप का आपको याद नहीं करना कि क्या लॉजिक है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है, आप वन वर्ड में मीनिंग को समझिए, सिंगल हैंड। सबसे पहले सिंगल हैंड एक्टिविटी, या इसको वैसे भी बोला जाता है वन मैन आर्मी शो भी बोला जाता है, कि एक ही बंदा इस बिजनेस को ऑपरेट करता है, सिंगल ओनर होता है। बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि कल हमने डिस्कस करा, तुम में से किसी ने डिसाइड करा कि हम कोई बिजनेस ऑपरेट करेंगे। अकेले बंदे ने, राम श्याम कपिल ने, किसी अकेले ने अपने घर के पीछे कोई खाली स्पेस पड़ा हुआ था, वहां पर एक छोटी सी कोई शॉप खोल दी, कोई रेस्टोरेंट खोल दिया, और अकेले वो ओनर है। इस टाइप के बिजनेस को बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। लाइक और एग्जांपल, मेरा अपना इंस्टीट्यूट है तो मैं ओनर हूं, मैं अकेले चलाता हूं, मेरे नीचे और लोग आते हैं, पढ़ाकर जाते हैं एज अ फैकल्टी, पैसे ले जाते हैं, लेकिन मैं चला रहा हूं उसको, ओनरशिप में नाम मेरा है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का ये भी एक एग्जांपल होता है। वन मैन शो होता है, एक ही हीरो होता है, वही मिलके सारे काम को चला रहा होता है, सिंगल हैंडेड। ये इसकी एक्टिविटी में आता है। पहला फीचर जो इसका ड्रॉ होता है, क्या होता है इसके अंदर, ये सारी बातें समझनी है। अब दूसरी बात ये समझनी है हमें सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें फ्रीली डिसीजन ले सकते हो। मैं ओनर हूं यार, मेरी मर्जी है, मैं कैसे लूं। यार रेस्टोरेंट आपने खोला है अपने घर के पीछे, तो तुम्हारी मर्जी है कि तुम कोई भी डिसीजन कैसे लेना चाहते हो। ठीक है, तो आप इंडिपेंडेंट हो डिसीजन के लिए, किसी भी टाइप के आप ले सकते हो, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी है। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा 100% किसका होगा, आपका, क्योंकि आपके साथ कोई पार्टनर नहीं है। आप ओनर हो, तो अगर प्रॉफिट होगा आपको होगा, लॉस होगा आपको होगा। सारी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट्स किसके करनी होगी, आपको करनी होगी। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ हम बेसिक बातें पढ़ रहे हैं, जो एमसीक्यू पढ़ते हुए, ऑप्शन पढ़ते हुए, जो अभी थोड़ी देर बात करेंगे, काम में देगा। उसके बाद हमने क्या सीखा, वन मैन शो होता है, सिंगल हैंडेड चलता है। उसके बाद हमने क्या सीखा, इंडिपेंडेंट डिसीजन है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी डिसीजन ले सकते हो, आपको किसी से परमिशन नहीं लेना, क्योंकि ओनर यार आप हो। फिर प्रॉफिट एंड लॉस 100% आपका होगा, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका है तो लॉस भी आपका होगा। लेकिन इसमें ना इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि क्या सुन रहे हो आप, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि यार एक अकेला बंदा उतनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकता। ध्यान से सोचो, आपने अपने घर के पीछे एक छोटी सी शॉप खोली है, तो जितनी आपकी सेविंग्स है उतना इन्वेस्ट कर सकते हो, या जितना आपको लोन मिल रहा है उतना ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरी तरह, या मैं भी हूं तो लिमिटेड ही कर सकता हूं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने मेरे सोर्स हैं एक अकेले बंदे के ज़्यादा सोर्सेस नहीं होते। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, लिमिटेड, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये बनेगा, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद अगला पॉइंट इसके अंदर हमारा क्या बन सकता है, आप खुद सोचो, लॉजिकली दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कि आपने ये सारे पॉइंट इसमें डिस्कस करें। ठीक, अब सोल प्रोप्राइटरशिप का अगला पॉइंट ये ड्रॉ करो कि ये जो आप बिजनेस चला रहे हो,
या तो आपके लोकल लेवल पे चल सकता है, या ऑब्लिक करके आप रिटेल में इसको चला सकते हो। लोकल लेवल का मतलब तीन चार टाइप की मार्केट होती हैं। लोकल लेवल पे देख सकते हो इंटरनेशनल, नेशनल, यानी कि आपका बिजनेस का एक्सटेंड साइज जो है वो लोकल एरिया में ही ज़्यादा चल सकता है, क्योंकि आप अकेले हो। अब अकेले अपने बिजनेस को ग्लोबल, नेशनल लेवल पे ले जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारा पैसा चाहिए इसके लिए, और वो ऊपर वाली पॉइंट में आ चुका है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है इसके अंदर, लिमिटेड होती है। तो ये सारे पॉइंटों में इसमें डिस्कस होगा। रिटेल का क्या मतलब होता है, छोटा बिजनेस रिटेल, इस टाइप में आप उसको सोल प्रोप्राइटर में चला सकते हो। बुक के पीछे स्कैनर्स वगैरह में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे थोड़ी देर बाद कि सोल प्रोप्राइटरशिप कब सुइटेबल होता है ज़्यादा, जब लोकल लेवल का बिजनेस होता है या रिटेल का बिजनेस होता है। क्योंकि दिमाग पे जोर लगाओ, ज़्यादा ऊपर लेवल पे ले जाने के लिए बहुत कैपिटल वगैरह चाहिए, और इन्वेस्टमेंट इसमें रिस्ट्रिक्टेड होता है, क्योंकि वन मैन शो होता है। तो अकेला बंदा यार क्या ही करेगा, इतनी पैसे कहाँ से लेकर आएगा। तो ये सारे पॉइंट होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। इसके बाद इसी के अंदर और बातों पर अगर हम डिस्कस करना शुरू करें, तो कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। बैंक भी इसमें लोन देने के लिए 2 से 3 बार सोचता है, क्योंकि एक अकेले बंदे की इतनी ज़्यादा एसेट्स नहीं होती, तो बैंक फाइनेंस में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इन बातों पे ध्यान देके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, फॉर्म करने की, ये भी एमसीक्यू है। फॉर्म करने की मतलब इस बिजनेस को बनाने का सबसे इजी तरीका है, जल्दी से बन जाता है, क्योंकि आपको किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी, कुछ नहीं लेनी। घर के पीछे एक स्पेस था, आप गए वहाँ पे एक छोटी सी आपने शॉप ओपन कर ली, ना किसी से पूछना है, जो भी सेविंग्स है उससे कर ली। लॉस होगा कल को मुझे होगा, प्रॉफिट होगा मुझे होगा। तो सबसे ईजी तरीका है इस बिजनेस को क्या करने के लिए, फॉर्म करने के लिए। तो ये इसका पहला टाइप था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का, सोल प्रोप्राइटरशिप का। अब इसके दूसरे पार्ट में चलते हैं। तो दूसरे पार्ट में आपको कुछ चीजें मिलेंगी। चलिए अब ना इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं कि दूसरी फॉर्म्स क्या होती है। हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर हमने अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताना है। सोल प्रोप्राइटरशिप, वन मैन शो हमने पढ़ लिया। उसके बाद सेकंड आइटम इसमें ड्रॉ होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसमें आप एक एक्ट को याद रख लीजिए, साइड में काम दे देगा बाद में। 1956 यानी कि 1956 एक नंबर का एमसीक्यू है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग 2-3 चीजें सुननी है। सबसे पहले इस टाइप का बिजनेस आपको भारत में ही देखने को मिलता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आपने छोटी क्लासेस में भी शायद पढ़ा होगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली 1956 एक्ट के अकॉर्डिंग ये बिजनेस, पहला एमसीक्यू, सिर्फ इंडिया में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ फीचर्स होंगे, मैं कुछ बताता हूँ कि ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है। दिल्ली वालों के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, दिल्ली में कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको मिलेगा। सेपरेट, सबसे पहले जो एमसीक्यू पॉइंट बन रहा है इसके अंदर, सेपरेट एंटिटी है ये एक, अंडर द इनकम टैक्स स्टेटस, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। दो एमसीक्यू बताए हैं अभी तक, अभी टॉपिक स्टार्ट ही नहीं करा एक तरीके से, इसके मीनिंग नहीं समझाए हैं तुम्हें कि क्या होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट 1956, सेपरेट एंटिटी है, ये एक एंटिटी है, एमसीक्यू है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। हिंदुओं के अंदर क्या होता है, मिल के सारी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा बिजनेस स्टडी के अंदर वगैरह छोटी क्लासेस में। ये वही चीज़ है एक तरीके की, बस नाम को चेंज करा गया है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लिखा गया है। पूरी फैमिली मिलकर एक बिजनेस को ऑपरेट करती है। ठीक है, कुछ एक जगहों के एग्जांपल देता हूं। दिल्ली के अंदर रहते रहते हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला एग्जांपल दिल्ली में मिलता है चांदनी चौक। सब घूमे होंगे ऑलमोस्ट। चांदनी चौक के अंदर कई सारी साड़ियों की दुकानें होती हैं, जिसमें आप ऑब्जर्व करना कि फर्स्ट फ्लोर पे उस फैमिली का घर होता है और ग्राउंड फ्लोर पे वो शॉप चल रही होती है। और उस बिजनेस को, वो उनका पुश्तैनी बिजनेस होता है। अगर हम हिंदी में बात करें, पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा होता है, 3-4 जनरेशन से उनका वही काम होता है, वही ऑपरेट हो रहा होता है। उस फैमिली के अंदर बच्चा जैसे ही पैदा होता है, एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे, वो उस फैमिली के बिजनेस का हिस्सा बन जाता है।
जॉइंट फैमिली का हिस्सा बन जाता है और वहीं से वो इनकम जनरेट होती है। ये लोग इनकम जनरेट करते हैं, जो भी वहां पर दुकान में अर्निंग होती है, अगर हम चांदनी चौक की बात करें तो वहां से इनको अर्निंग्स मिलती है। ठीक है, सैलरी यानी कि घर में 4-5 बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, सब लगते हैं काम पे, सब मिलके ऑपरेट कराते हैं उस बिजनेस को। सैलरी वैलरी नहीं मिलती, सब मिलके ही उस एक्सपेंडिचर करते हैं, मिलके ही वो इनकम जनरेट होती है। यानी कि मैंने इतना काम करा, पापा मुझे सैलरी दे दो, ऐसा नहीं होता वहां पर। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंटों पे ध्यान देना है। चांदनी चौक के अंदर इसका एग्जांपल है। करोल बाग कोई घुमा हो तो करोल बाग के अंदर भी इसके एग्जांपल देखने को मिलते हैं कि नीचे आपकी क्या होती है, शॉप होती है उन लोगों की, ऊपर फैमिली रह रही होती है, उनके भी 2-3 जनरेशन से यही काम चल रहा होता है। तो ये सारे पॉइंट उसमें बनते हैं। तो आप एक स्ट्रक्चर बनाओ दिमाग के अंदर, यार ये एक पुश्तैनी बिजनेस होता है जो 2-3-4 जनरेशन से चलता हुआ आ रहा होता है। पूरी फैमिली मिलकर इसको ऑपरेट करती है, बट फैमिली का हर एक मेंबर एज ए एम्प्लॉय ट्रीट नहीं होता कि सैलरी ले लेगा, नहीं, सब बस ये मान के चलते हैं हमारा ही बिजनेस है, सब ऑपरेट करते हैं मिलजुल के उस बिजनेस को। और इस बिजनेस का जो हेड होता है इट्स कॉल्ड कर्ता। आई अगेन रिपीट, एमसीक्यू बने हुए हैं पेपरों में, और अभी जब करेंगे क्वेश्चंस तो मिलेंगे आपको। इस बिजनेस का जो हेड होता है कॉल्ड कर्ता, कर्ता होता है। और कर्ता जो होता है वही सारे डिसीजंस लेता है इस बिजनेस के अंदर, उसको राइट्स होते हैं डिसीजन लेने के मिलके। अब यहाँ पे लॉजिक ये होता है, कर्ता ना कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का मतलब उसकी जो लाइबिलिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड कर सकता है। अगर कर्ता बेकार निकल गया किसी फैमिली का, फॉर एग्जांपल जिसके हाथ में जो हेड है बिजनेस का, उसका कर्ता वो बेकार इंसान है, वो लॉसेस कर रहा है, तो वो अपने पूरे बिजनेस को भी खत्म कर दे, कोई उसको बोल नहीं सकता, अनलिमिटेड है उसकी लाइबिलिटी। लेकिन आप इमेजिनेशन करो, उसका बच्चा दुकान पे बैठता है, अगर उसके बच्चे ने बोला कि पापा मुझे 500 रुपए दे दो यार रोज के, तो उसको डांट देगा। मतलब दूसरे मेंबर की कोई ज्यादा नहीं मिल रहा उसको, लेकिन करता रोज के 1000 भी उड़ा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थोड़े से फैक्ट्स हैं, जैसे 2 एग्जांपल्स हैं, हम इसको समझ सकते हैं। चांदनी चौक का हो गया, करोल बाग का हो गया, जो हिंदू फैमिली के अंदर चलता है। और ये बिजनेस सिर्फ इंडिया में देखने को मिलता है 1956 के अकॉर्डिंग। 1956 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। सेपरेट एंटिटी का स्टेटस दिया गया है इसे अंडर द इनकम टैक्स के अंदर। यहाँ पर जो भी इसके फैमिली मेंबर होते हैं सैलरी बेसिस नहीं लेते, उससे इनकम इनकी कोई जनरेट नहीं होती। जो हेड होता है वो करता होता है, वो सारे डिसीजंस लेता है, और उसकी जो लाइबिलिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है, इतना बेस बनने के बाद कुछ और फीचर्स पे इसके डिस्कस करते हैं। सुना दिए हैं ये सारे फीचर्स, तो थोड़ा सा ध्यान देना कि इन सब चीजों में क्या बोला जाएगा। HUF लिख रहा हूं शॉर्ट में, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन नॉट अर्न इनकम फ्रॉम सैलरी। ये आपके MCQ पॉइंट बता रहा हूं क्योंकि लिखने का पेपर नहीं है हमारा। कैन नॉट अर्न फ्रॉम द सैलरी, उनको सैलरी से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। आगे के पॉइंटों में ये लिखा हुआ है जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस होता है, ये मैं सुना चुका हूं, तो ये नहीं लिखते कि जैसे ही बच्चा आता है उस फैमिली के अंदर वो उस बिजनेस का हिस्सा बन जाता है। जो हेड होता है वो करता होता है, ये सारी बातें हमने इसमें सीखी हुई हैं। इसके अंदर HUF के अंदर इंक्लूड होता है, ध्यान से सुनना, ये सब नाम आपने सुने होंगे भारत में रहते हुए, क्योंकि भारत में धर्म की बातें ज़्यादा होती हैं। बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड सिख फैमिलीज होती हैं इसके अंदर। क्या सीखा इसके अंदर इंक्लूड कौन कौन लोग होते हैं? आपने सुना बुद्धिस्ट होता है, देन उसके बाद जैन होता है, पारसी होता है, सिख होता है, फैमिलीज होते हैं, ये लोग होते हैं। इसके भी MCQ हैं कि इस बिजनेस के अंदर कौन कौन लोग एंटर होते हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट जैन, अगर मैं तुमको ये बुद्धिस्ट और जैन की बात करूं तो ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं चांदनी चौक, दरियागंज के सेक्टर, चावड़ी बाजार वगैरह में जो ये बिजनेस चल रहे हैं HUF के, ये सारे लोग जो होते हैं बुद्धिस्ट या जैन होते हैं। थोड़ा अगर किसी ने रियल में इमेजिनेशन कराऊं तो वहां पर करोल बाग की अगर हम बात करें तो वहां पे मोस्टली ज़्यादातर सिख लोग पाए जाते हैं, तो उनके बिजनेस होते हैं इस टाइप में। इसमें किसको छोड़ा गया है ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मुस्लिम को नहीं लिया गया। हिंदू लग रहा है वर्ड में, मैंने पहले भी कहा था भारत में धर्म की बातें होती हैं, तो आप नाम से पकड़ लो, बिजनेस का नाम ही क्या चल रहा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट 1956। तो इसमें मुस्लिम की एंट्री नहीं है, मुस्लिम फैमिलीज के अंदर इस टाइप का बिजनेस नहीं है, ऐसा ये लोग बोलते हैं एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप ध्यान रखें मुस्लिम इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं कर रहे। मुस्लिम कैसे हो सकता है इस फॉर्म के अंदर, वो आपको थोड़ी देर बाद बताया जाएगा, अभी के लिए नहीं है। 4 लोग हैं, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, सिख। बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, सिख फैमिलीज इसके अंदर आते हैं।
एक्ट में पढ़ा चुका हूं, इतनी बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से सुनना ताकि आप लोगों को थोड़ा काम आ जाए। मुस्लिम जो है ना वो एंटर कर सकता है, लेकिन एक पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग मुस्लिम फैमिलीज के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल क्या करना पड़ेगा उसको, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो आप मान के ही चल लो यार कि भाई नहीं होता मुस्लिम, लेकिन अगर आना चाहे तो एक पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू आ सकता है, तो ये एक स्पेशल केस बन जाता है। तो आप मानो कि नहीं होता, बेसिकली पार्टनरशिप एग्रीमेंट से ही उसकी एंट्री पॉसिबल होती है। हेड ऑफ कौन होता है, अब बहुत शॉर्ट लिखूंगा। हेड जो होता है कर्ता, कर्ता की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, सारे डिसीजंस कौन लेगा, कर्ता लेगा। तो ये सारे पॉइंटों में आपको यहां पर डिस्कस करना है। तो ये हमारा दूसरा टाइप था जो हमने खत्म करा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली 1956 का एक्ट, सेपरेट एंटिटी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अर्न करते हैं, इनकम जो है वो सैलरी से नहीं करते। इंक्लूड 4 लोग, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और सिख। मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम अगर करता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू ही कर सकता है। हेड करता, लायबिलिटीज अनलिमिटेड, ऑल द डिसीजंस टेकन बाय द करता। ये सारी बातें हमने सीख ली। सोल प्रोप्राइटर के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके थर्ड पॉइंट पे आते हैं, पार्टनरशिप के अंदर। तो उसके बारे में क्या डिस्कस होगा वो देखते हैं। चलिए, अब थर्ड पॉइंट है इसका जो हम फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, उसमें आता है पार्टनरशिप। उन्नीस पहले ये 2-3 चीजों पे ध्यान रखना है। सन हमेशा ऊपर लिख दिया जाता है कि एमसीक्यू के टाइम पे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। नाम से पकड़ में आ रहा है पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। सोल प्रोप्राइटर में 1 मैन आर्मी होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में वो हमारा 3 जनरेशन 4 जनरेशन पुराना बिजनेस होता है फैमिली का, उसमें सब ऑपरेट हो रहा होता है। जैसे ही हम उस फैमिली में जन्म ले लेते हैं तो हम उस बिजनेस को ऑपरेट करने के राइट्स ले लेते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया। पार्टनरशिप में क्या होता है कई बार कि मैं अकेले बिजनेस चला रहा हूँ, ठीक है। अब अकेला बंदा, जैसे कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप ही, अगर हम एक थोड़ा डीप में सोचे, 2 तरीके से सोचते हैं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो पाए। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में अकेले चला रहा था, पर मेरे को प्रॉब्लम्स हो रही थी यार, इतनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो पा रही, बिजनेस को लार्ज स्केल पर नहीं लेके जा पा रहा। तो मैंने सोचा कि चल यार अपने साथ किसी और बंदे को इंक्लूड कर लेता हूँ, कोई पार्टनर बना लेता हूं अपने साथ, ठीक है। तो उसको मैंने बिजनेस के अंदर अपने साथ पार्टनर बना लिया अपनी फर्म में, यानी कि अपनी ही, मैंने मान लो जैसे मैंने बोला था कि मेरा अपना इंस्टीट्यूट है, तो मैंने एक और बंदे को रख लिया कि यार अब से जो भी प्रॉफिट और लॉस, ध्यान से सुनना, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस होगा, हम एग्रीमेंट कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है पार्टनरशिप, इस बात पे ध्यान देना। हम एग्रीमेंट कर लेंगे कि देख यार जो भी प्रॉफिट लॉस होगा तू और मैं कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट की रेशियो डिसाइड कर लेंगे कि तू मेरे साथ एंटर हो जा। तो आपको पहला लॉजिक क्या समझ में आ रहा है कि पार्टनरशिप के लिए मिनिमम बंदों की रिक्वायरमेंट होती है 2, कि कम से कम 2 लोग तो यार हो ही हो, है ना। अकेला होगा तो यार सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं हो गया, तो 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए, तभी पार्टनरशिप बन पाएगी, ठीक। अब आपको 2 बातें और सीखनी है कि हम पार्टनरशिप करते हुए कितने पार्टनर बन सकते हैं। मतलब मैंने अपने इंस्टीट्यूट में एक और जोड़ लिया, क्या एक और टीचर जोड़ लूँ, 3 पार्टनर बना लूँ, क्या 4 पार्टनर बना लूँ, क्या 5 बना लूँ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के क्वेश्चंस होते हैं, मिनिमम तो 2 तो चाहिए ही चाहिए, तभी पॉसिबल है पार्टनरशिप होना किसी के बीच में, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना, अकेले में थोड़ी बना लूंगा। लेकिन 10 पार्टनर्स होने चाहिए। अगर हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो 10 होते हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर और अदर्स के अंदर होते हैं 20। आई अगेन रिपीट, अभी लिखा भी जाएगा कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर 10 पॉसिबल है कि 10 बना सकते हो मैक्सिमम, और उसके अंदर आप बना सकते हो 20, ठीक। तो ये है पार्टनरशिप का थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो हमें चलाना है। इससे फायदे क्या होते हैं, लॉसेस क्या होते हैं, ये मेरिट्स या डीमेरिट्स के ऊपर डिस्कशन होगा। पहला मेरिट तो ये पॉसिबल होता है कि भाई हमारे फंड्स लेवल बढ़ जाते हैं, वो आएगा अपनी कैपिटल लेकर आएगा, मैं अकेले इतने इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पा रहा था, उसका पैसा भी लगेगा, तो बिजनेस ग्रोथ करने के चांसेस ज्यादा होंगे। रिस्क फैक्टर डिवाइड हो गया बिजनेस, जैसे कि हमने कल डिसाइड करा, बिजनेस में प्रॉफिट है तो लॉस की पॉसिबिलिटी भी है। अगर लॉस होता है तो भी बेयर होगा आधा आधा, या जो भी हम रेशियो डिसाइड करेंगे, प्रॉफिट होगा तो भी होगा, तो रिस्क बढ़ गया थोड़ा सा। इनोवेशन के चांसेस होंगे, एक नया बंदा आएगा तो अपने नए आइडियाज के साथ भी आएगा, वो भी कुछ लाएगा अपने साथ, दिमाग लेकर आएगा, तो पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। कुछ माइनस पॉइंट भी होते हैं कि यार डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, मैं अकेला था तो जब मैं खुद ले लेता था, अब वो है तो उससे भी पूछना पड़ेगा, और मे भी पॉसिबल है मैं एग्री करता हूं किसी बात से, वो नहीं करता, या वो करता है या मैं नहीं करता, तो ये सब थोड़े से इसके माइनस पॉइंट भी निकल के सामने आता है जो हमें सोचना है। याद नहीं करना कि हाँ यार 2 लोग अगर मिलते हैं तो ये पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं कि ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो अब देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट इसके अंदर पॉसिबल बनते हैं। सबसे पहले ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, जैसा कि मैंने बताया था,
को ओनरशिप हो गया यहाँ तक का, ठीक। फिर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर जो आप बना सकते हो आराम से, 1932 का एक्ट हो गया, ये बात क्लियर हो चुकी है हमें। उसके बाद आता है मिनिमम पर्सन, टू, अकेले में तो सोल प्रोप्राइटरशिप कॉल्ड हो गया ना, दो लोग तो चाहिए ही चाहिए। मैक्स क्या है, 10, कहाँ पे 10, बैंकिंग के अंदर, और फिर 20 अदर्स में, अदर फॉर्म्स। 10 कर सकते हो आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर और 20 कर सकते हो आप दूसरे सेक्टर्स के अंदर। ये बातें इसमें आपने सीख ली। फिर ये हमारे पार्टनरशिप के मेन एमसीक्यूज में से जो पूछे जाते हैं, मेरिट और डीमेरिट पॉइंट आपको बता दिए गए हैं कि फंड राइज होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। ये होता है रजिस्ट्रेशन जो होता है इसका, बहुत शॉर्ट लिख रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन जो होता है इसका वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री वर्ड का मतलब होता है अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार वॉलेंट्री होगा। रजिस्ट्रेशन जो होगा इसका वॉलेंट्री माना जाएगा। लाइबिलिटी जो होगी डिसाइड कर लो कैसे होगी, अनलिमिटेड, जो भी आप डिसाइड करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में कि अगर बिजनेस को 1 करोड़ का लॉस हो गया तो 50% की रेशियो रखी है तो आधी आधी हो गई भाई आपकी और मेरी। ये हमारा पार्टनरशिप का कंसेप्ट था। कई सारे पार्टनरशिप लोग कर लेते हैं ताकि बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके, अकेला बंदा इसको ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर सकता। तो हमने अभी तक की कहानी में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल हैंड हीरो, देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसमें बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, सिख, मुस्लिम हटाकर पार्टनरशिप एक्ट में ही मुस्लिम आ सकता है। ये बातें सीखी, करता हेड होता है, ये सब प्रीवियस हो गया रिकॉल के लिए। 1956 का एक्ट था, SCF सॉरी, पार्टनरशिप 1932 का एक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, दो लोगों के बीच में ही पॉसिबल हो सकता है। मैक्सिमम नंबर बैंकिंग सेक्टर के अंदर 10 है और तुम्हारे नॉर्मल फॉर्म्स के अंदर जो है वो 20 होता है। रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्री होता है। रखने का फायदा क्या होता है, बिजनेस बढ़ भी सकता है क्योंकि वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। माइनस पॉइंट ये है कि डिसीजन मतलब डिले हो जाता है कई बार, क्योंकि एक बंदा एग्री कर सकता है, एक बंदा नहीं कर सकता, तो ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो जाता है। कई बार बिजनेस की ब्रांड वैल्यू खराब हो जाती है। जैसे मैं इंस्टीट्यूट पहले से खुद चला रहा हूँ, अब उस बंदे को पार्टनर बना लिया, एक एग्जांपल लो, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चले गया और उसने पीछे से ब्रांड वैल्यू खराब कर दी, कुछ उल्टे सीधे डिसीजंस ले लिए, जिससे मार्केट में क्या फैलेगा कि इस एकेडमी ने ये काम कर दिया। अब लोग तो पहले वाले पार्टनर को जानते हैं ना, ब्रांड वैल्यू तो मेरी खराब हो रही है ना, किसी को क्या पता कि इस पार्टनर ने काम खराब करवाया सारा। तो ये सारे इसके थोड़े थोड़े जो आप इमेजिनेशन करो, ये इसके माइनस पॉइंट में आते हैं। ये पार्टनरशिप का हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म पे डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट फॉर्म हमारी क्या ड्रॉ होती है। नेक्स्ट फॉर्म है और लास्ट फॉर्म, 4 ही हैं आपके सिलेबस में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, शॉर्ट में LLP 2009। इसको ध्यान रखना है एक्ट को कि 2009 का पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, दिमाग पे बिल्कुल जोर नहीं देना है, ये आपको नाम से ही पकड़ में आ रहा है कि लाइबिलिटी जो होगी हर बंदे की पार्टनरशिप के अंदर वो लिमिटेड है। मेरे साथ एक पार्टनर बना जो मेरी एकेडमी में, फॉर एग्जांपल के लिए जो मैंने अभी तुम्हें बताया, उसने मेरे से डिसाइड कर दिया कि भाई मुझे नहीं पता, तुम चाहे 2 करोड़ रुपए का लॉस कर दो 1 साल में, मैं सिर्फ 5 लाख रुपए ही दे सकता हूँ, 5 लाख रुपए की डील कर रहा हूँ मैं, प्रॉफिट और लॉस की बात अगर हम करें तो ये होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कि मैं चाहे कितना ही डूब जाऊं, वो सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए जिम्मेदार है, देगा लॉस में। तो ये इस टाइप की चीज़ों को बोला जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसको बोलते हैं LLP शॉर्ट में, 2009 का एक्ट है। इसके कुछ अब फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो मैंने मोस्टली तुम्हें सुना दिए हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ आता नहीं है, ले दे के। इसमें बोला जाता है द लाइबिलिटी, शॉर्ट लिख रहा हूँ, द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड। सबसे पहले कि पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है यहाँ पर, लिमिटेड होती है। देन उसके बाद 2009 का एक्ट है, ये बात डिसाइड हो चुकी है, इसको भी बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल
एंटिटी इसको भी कॉल्ड करवाया जाता है। इसमें बस इतनी ही बातों पे ध्यान देना था। इन 2-3 चीज़ों से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि लिमिटेड लाइबिलिटीज़ में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर की, और सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक्ट 2009 के लिए डिसाइड हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं कि कंपनी क्या होती है, और नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस होगा कंपनी के बारे में। बहुत पहले से हम इस नाम को सुनते हुए आते हैं कि यार ये कंपनी अच्छा कर रही है, ये कंपनी बुरा कर रही है, लाइक ऑल ये नई कंपनी आई है मार्केट में, ये वर्ड हम सुनते हुए आ रहे हैं। कंपनी भी बेसिकली एक फॉर्म होता है बिजनेस का, बिजनेस करने के लिए ही बनती है, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ही बनाई जाती है। तो इसके अंदर कुछ बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आएंगे, कुछ नई नई चीज़ें आएंगी जो बेसिकली कंपनी के मीनिंग से अलग होती हैं। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ it is a form of business organization is the flag, मीनिंग अभी समझेंगे क्या होता है। फ्लैग बेयर ऑफ कॉर्पोरेट बिजनेस। कॉर्पोरेट बिजनेस समझते हो ना, कि बहुत बड़ी यूनिट होती है एक टाइप की, कॉर्पोरेट सेंस में इसको चलाया जाता है, तो इसे बोलते हैं एक टाइप की कंपनी। जैसे हम रिलायंस का नाम लें तो हम कॉल करते हैं रिलायंस कंपनी अच्छी है, ये है वो है, तो इन बातों पे डिस्कस होता है। फिर उसके बाद और अभी समझेंगे, 2-3 मीनिंग ज़रूर आसपास के देखने हैं कि एग्जांपल से। इंडीड इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, एक कॉर्पोरेट बॉडी है, कॉर्पोरेट हाउस है जो बड़े लार्ज स्केल पे काम करती है और प्रॉफिट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट सोसाइटी के अंदर जनरेट करती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई भी जो कंपनी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड भी होती है। ठीक है, स्टॉक मार्केट इज कंट्रोलिंग बाय सेबी, ये सारी बातें इसके अंदर बताई जाएंगी, और लिस्टेड होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। और स्टॉक मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? सेबी करता है। सेबी के बारे में डिटेल्स हमारे आगे यूनिट्स में दी जाएंगी प्रॉपर वे में, अभी के लिए इतना ही ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद कंपनी के अंदर आपको 2-3 कुछ नई चीज़ें सीखनी है। एक ओपीसी सीखना है, इसको बोलते हैं वन पर्सन कंपनी 2013, वन पर्सन कंपनी 2013। एक ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी एक्ट 2013, बिल्कुल रिसेंटली डेवलप करा हुआ ये एक है। तो इसमें आपको एक बंदे की कंपनी के बारे में बताया जाता है कि एक बंदा उस कंपनी को ऑपरेट करवा रहा होता है बड़े स्केल पे, कॉर्पोरेट बॉडी होती है, स्टॉक मार्केट पे रजिस्टर्ड होती है। ये सारी बातें कंपनी की डिटेलिंग्स में आएंगी। फिर उसके बाद एक और पॉइंट बनता है इसके अंदर, ये सारे मैं बता रहा हूँ ना आपको, नए नए पॉइंट है और अभी क्वेश्चन में मिलेंगे आपको। डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी क्या होती है? जो एक नाम है बस, फ्यूचर के लिए जब हम एसेट्स इकट्ठी करते हैं कुछ एक्टिविटी के लिए, इट्स कॉल्ड डोरमेंट कंपनी। ठीक है, फ्यूचर के लिए जब हम कोई फंड्स इकट्ठे करते हैं, एसेट्स इकट्ठी करते हैं फ्यूचर में कुछ एस्टैब्लिशमेंट के लिए, तो इट्स कॉल्ड डोरमेंट कंपनी। फॉर एग्जांपल, मैं इस साल से पैसे सेव करना शुरू कर दूं कि अगले साल में एक नया इंस्टीट्यूट ओपन करूंगा, इस साल मैं कुछ एसेट्स बचा रहा हूं, कुछ कैश पैसे सब स्टोर कर रहा हूँ, ये सेव कर रहा हूँ, तो इस टाइप की एक्टिविटी को बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। तो ये बुक के पीछे के क्वेश्चंस हैं। ओपीसी वन मैन शो होता है, सॉरी वन पर्सन कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक कॉर्पोरेट बॉडी होती है, इतनी बातों पे ध्यान देना है। फिर डोरमेंट कंपनी जो फ्यूचर के लिए एसेट्स को इकट्ठा करती है, तो इसमें यही लिखना है दैट मे बी क्रिएटेड फॉर अ, वर्ड पे ध्यान देना, फ्यूचर प्रोजेक्ट, जो एमसीक्यू हैं ये, और टू होल्ड एसेट्स, होल्ड एसेट्स ये आपकी डिटेलिंग्स थी अभी तक की कहानी में।
कंपनी के लिए। डोरमेंट वाला और ओपीसी वाले क्वेश्चंस एमसीक्यू हैं जो पूछे हुए हैं। इसके बाद हम एक क्लासिफिकेशन करेंगे या डिफरेंस करेंगे जिसको बोला जाता है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच में। नंबर ऑफ डायरेक्टर, नंबर ऑफ मेंबर्स, आप शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्योंकि कंपनी रजिस्टर्ड होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो कौन सी कंपनी ट्रांसफ़र कर सकती है, कौन सी कंपनी नहीं कर सकती है। ये सारी बातों से कुछ एमसीक्यू ड्रॉ होते हैं जिस पे हमें अब ध्यान देना होगा प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के लिए। चलिए, ये लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, अब ये क्लोज हो जाएगा। इसके बाद कंपनी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ओपीसी पढ़ लिया, उसके अंदर डोरमेंट कंपनी के बारे में पढ़ लिया। सबसे इंपॉर्टेंटली ये बात को ध्यान रखना है, लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक मार्केट इज कंट्रोलिंग बाय सेबी। ये बात आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाई जाएगी, अभी के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। फिर आता है प्राइवेट और पब्लिक। आपने बहुत बार सुना होगा यार ये तो प्राइवेट बंदे की कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट पब्लिक लाइक ऑल। तो ये डिफरेंशिएट लिखा हुआ है बोर्ड पे कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करना है। ये 4 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं ये एमसीक्यू हैं, आपके 1 से 2 बनते हैं जो आपको आराम से इसमें से कवर हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी के अंदर बुक में दूसरे टाइप में लिखा है, मैंने थोड़ा इजी वे में बनाने की कोशिश करी है कि जल्दी से समझ में आ जाए। मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी के अंदर, तो मैंने लिखा है 2 to 200, ऐसे याद रखते हैं, प्राइवेट पहले पब्लिक बाद में। मिनिमम और मैक्सिमम 2 to 100, तो 2 है मिनिमम और मैक्सिमम है 200। और दूसरी साइड पे पब्लिक पे 70, यानी कि 7 और नो लिमिट, वहाँ पे नो लिमिट कर दिया जाता है कि मैक्सिमम आप कितने भी बना सकते हो, कोई लिमिट नहीं होती पब्लिक के अंदर। जो पहला पॉइंट है ये आपको याद ही करना पड़ेगा। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम मैक्सिमम 2 to 200 और उधर 7 to 0 हो गया। शेयर को ट्रांसफर करे जाते हैं, शेयर्स लॉन्च करती है कंपनियां, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी के शेयर के ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शंस होती है, जबकि पब्लिक कंपनी पर ऐसा नहीं होता, वो आराम से फ्रीली अपने ट्रेडेबल कर सकती है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। पब्लिक कंपनी के लिए आराम से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी के अंदर 3 होते हैं। प्राइवेट के अंदर, और ध्यान से पढ़ लेना, मेंबर नहीं पूछ रहा, डायरेक्टर्स पूछ रहा है, तो प्राइवेट के अंदर आपको 2 बताए गए हैं और पब्लिक के अंदर आपको 3 बताए गए हैं। फिर उसके बाद जो एक कमेटी होती है जो चलाती है, इसके बारे में अभी पीछे ना एक क्वेश्चन भी है बुक के कि शेयर होल्डर चलाता है, डिविडेंड होल्डर चलाता है, एम्प्लॉयज चलाता है, उसकी कमेटी जो ऑल द अपर लेवल डिसीजंस होते हैं। तो आप ध्यान से रखना, इसमें प्राइवेट कंपनीज आर अजम्पशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सच कमेटीज। बीओडी लिखा है, मैंने शॉर्ट लिखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे टिक होगा, जो एमसीक्यू दिए हुए हैं पीछे। देयर आर कमेटीज आर टू बी मैंडेटरी होता है कि आप बनाइए पब्लिक के अंदर। तो ये आपने थोड़ा सा बेसिक व्यू पढ़ा है कुछ प्राइवेट कंपनियों के बारे में और कुछ पब्लिक कंपनियों के बारे में, जो मार्केट में हमारे इंडिया में दोनों ही फॉर्म में चलती हैं। प्राइवेट भी चलती है अपने देश के अंदर और पब्लिक भी चलती है। अब इसके कुछ एमसीक्यूज हैं जो आपको खुद अटेंड करने हैं, बड़े ही आराम आराम से हो जाएंगे। जैसे मैं कुछ आपको डिस्कस करवा देता हूँ कि क्या क्या वो पूछता है। वो पहले पूछता है कि भाई अगर हमारा रिटेलर बिजनेस है सोल प्रोप्राइटर के लिए, ठीक है, ओके है, ग्लोबल नहीं कर सकते हम उस बिजनेस को, मतलब एक सोल प्रोप्राइटर उसको ग्लोबल पे नहीं लेके जा सकता। पार्टनरशिप के माइनस पॉइंट यही सब होते हैं, ये सब की मतलब डिसीजन लेने में देरी होती है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाता है कई बार कि एक बंदा मेरे नाम को ख़राब कर सकता है जबकि मैंने तो कुछ करा ही नहीं था। पार्टनरशिप का ये एक माइनस होता है। डोरमेंट कंपनी फ्यूचर एसेट्स को इकट्ठा करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ये सब ले दे के पूरा एक स्कैनर है जो आपको सॉर्ट आउट खुद करना है। ये मॉड्यूल की रीडिंग्स वगैरह इस पे आकर क्लोज हो जाती है। चलिए, गुड बाय, आपका फर्स्ट चैप्टर क्लोज हो गया इस टॉपिक के बाद।